Good morning, dear 8th class. Dear 8th class students, how are you? Today we are starting the new chapter from your social and political life book, chapter 4. The name of the chapter is Understanding Law. Let us start the chapter, बेटा. Yes, देखो कि आप कुछ लॉज से बेटा फेमिलियर होगे, ठीक है। जैसे कि एज ऑफ मैरिज कितनी है, किस एज में पर्सन कोई वोट डाल सकता है, या थोड़ा बहुत तो आपको उन राइट्स के बारे में पता होगा प्रॉपर्टी रिलेटेड, कि अगर प्रॉपर्टी को बेचना है खरीदना हो तो कौन से लॉ हैं। तो वी नो नाउ नो। अब हम इस चैप्टर में फिर क्या पढ़ेंगे लॉज के बारे में। तो आप कहोगे मैम हमें तो लॉज के बारे में पता है, पर हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज, कि पार्लियामेंट लॉज बनाती है कि, और वो लॉज क्या हर किसी पे अप्लाई होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, न्यू लॉज कैसे बनते हैं। क्या कोई अगर कोई लॉ अनपॉपुलर या कंट्रोवर्शियल हो, यानी कि जो लॉ लोगों को पसंद नहीं है, तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में सिटीजन्स ने क्या करना होता है। ये सारा सब्जेक्ट मैटर है हमारा इस चैप्टर का। लेट अस डू फर्दर। तो डू लॉज अप्लाई टू ऑल, यहाँ से हमारा बेसिकली चैप्टर शुरू होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल दी है बुक वालों ने कि एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, उसने अपने बेटे की हेल्प की भाग जाने में, क्योंकि उसके बेटे को 10 साल की जेल में दे दी थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्योंकि उसके बेटे ने क्राइम किया था। अब इस बात को सुन के आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर का एक्शन क्या ठीक था? क्या उसके सन को सिर्फ इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसका फादर जो है इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है? ठीक है। तो नेक्स्ट है कि ये जो ऊपर वाला केस आपने पढ़ा, इसमें वायलेशन ऑफ लॉज हो रही है, यहाँ पे लॉज को फॉलो नहीं किया जा रहा। तो इसीलिए मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे मेंबर्स इस बात पे एग्री कर रहे थे, उनकी सहमति थी कि देयर शुड बी नो आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आर्बिट्री वर्ड का मतलब होता है मनमानी करना, कि इंडिपेंडेंट इंडिया में कभी भी किसी के पास ऐसी पावर्स नहीं होंगी कि वो मनमानी कर सके। इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को रखने के लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी ऐसी धाराएं बनाई, और दैट वुड द रूल ऑफ लॉ, ताकि हमारे देश में कानून का राज हो। रूल ऑफ लॉ, इस वर्ड को ध्यान से समझ लो। कानून का राज, कि सबसे ऊपर लॉ, सबसे ऊपर कानून, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर लॉ। अब इक्वल बिफोर लॉ होने का मतलब यही है कि चाहे तो इस मिनिस्टर के बेटे ने क्राइम किया था, उसको 10 साल की सज़ा हुई, चाहे किसी गरीब के बेटे ने किया हो तो उसको भी 10 साल की सज़ा होनी थी। इसे कहते हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। जो लॉ है वो बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा पर्सन्स के बीच में, उनके रिलीजन, कास्ट और जेंडर को माइंड में रख के। किसी पर्सन का कोई भी रिलीजन हो, कोई भी कास्ट हो, कोई भी जेंडर हो, जो लॉ है वो सबके लिए इक्वल है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ का मीन्स मतलब ये है कि जो लॉज हैं वो अप्लाई होते हैं इंडिया के सारे सिटीजन्स के ऊपर। कोई भी पर्सन लॉ से अबव नहीं है, ना ही कोई गवर्नमेंट लॉ से ऊपर है, गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर लॉ से ऊपर है, ना ही कोई वेल्दी पर्सन लॉ से ऊपर है, और यहाँ तक कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री है वो भी अबव द लॉ नहीं है। एनी क्राइम, अगर कोई भी क्राइम किया जाता है, जब वायलेशन होती है लॉ की, तो उसका पनिशमेंट का प्रोसेस सेम है। गिल्टी पर्सन को, जो भी गिल्टी पर्सन है उसको सेम प्रोसेस से ही पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। अब ये तो बात हुई हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की, कि हमारा जो इंडिया है इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में ये सिस्टम शुरू किया गया है कि इंडिया में रूल ऑफ लॉ है। अब बात करते हैं हम एंशिएंट इंडिया की, ठीक है। एंशिएंट इंडिया मतलब पुराना इंडिया। उस टाइम बहुत सारे इननंबरेबल एंड ओवरलैपिंग लोकल लॉज, बहुत सारे लॉज थे, इननंबरेबल और ओवरलैपिंग भी थे। डिफरेंट कम्युनिटीज़ इंजॉय डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी, हर कम्युनिटी के पास ऑटोनॉमी होता है, स्वायत्ता, स्वराज्य, ठीक है। तो हर कम्युनिटी के पास अपनी ऑटोनॉमी थी एडमिनिस्ट्रेशन की, अपने अपने लॉज लोग अपने अपने तरीके से देखते थे। तो इन सम केसेस
कई केसेस में क्या था, पार्लियामेंट दैट 2 persons रिसीव द सेम क्राइम, सॉरी पार्लियामेंट नहीं, पनिशमेंट दैट 2 persons रिसीव द सेम क्राइम वेरिड डिपेंडिंग अपॉन देयर कास्ट बैकग्राउंड। तो एंशियंट इंडिया में अगर 2 लोगों ने एक जैसा क्राइम किया है तो उनको पनिशमेंट उनकी कास्ट के अकॉर्डिंग मिलती थी। अगर वो पर्सन लोअर कास्ट का है तो उसे ज़्यादा बुरी पनिशमेंट मिलेगी। तो ये सिस्टम धीरे धीरे चेंज हुआ और ये सिस्टम बाद में कॉलोनियल पीरियड में आके सब लोगों को एक जैसा पनिशमेंट मिलने लगा। पर एंशियंट इंडिया में जो लोग रिच हैं या ऊंची कास्ट के हैं उनको उसी क्राइम के लिए कम पनिशमेंट मिलती थी, और जो लोअर कास्ट के हैं और गरीब हैं उन्हें उसी क्राइम के लिए ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी। पर ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तब ये चीज़ चेंज हो गई, ठीक है। तो इसलिए कई बार ये बिलीव किया जाने लगा कि शायद ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया तो उन्होंने इंडिया में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया है। तो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रूल ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया है। पर हमारे जो इतिहासकर्ता हैं, हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने अंग्रेज़ों के इस क्लेम को नकार दिया है, मना कर दिया है कि नहीं, ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कोई रूल ऑफ लॉ शुरू नहीं किया। कई एग्जांपल्स देते हैं, उनमें से 2 एग्जांपल्स मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ये है कि जो ब्रिटिश लॉज थे वो आर्बिट्री थे। आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है, अपनी मनमानी करने वाले। और सेकंड ये है कि जो इंडिया के नेशनलिस्टिक्स थे, इंडिया के जो राष्ट्रवादी लोग थे, उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया। अंग्रेज़ों के टाइम के इंडिया में हमारे इंडिया के नेशनलिस्टिक्स लोगों ने, देश प्रति जिनके प्यार की भावना है, उन लोगों ने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है रूल ऑफ लॉ लाने में। तो ब्रिटिशर्स ने तो खुद ही इतने आर्बिट्री लॉज पास किए हैं, वो इंडिया में रूल ऑफ लॉ कैसे लेके आएंगे। बच्चे फ़र्क पता क्या था, देखो एंशियंट इंडिया में तो हमारे यहाँ जाति पाति देखी जाती थी, भी ये है, ये अनटचेबल है, ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दी जाती थी। पर जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आ गए तो उन्होंने कहा हम अकेले सुपीरियर है, बाकी सारे इंडियंस हमसे इन्फीरियर है। तो उन्होंने सारे इंडियंस को एक जैसी पनिशमेंट देनी शुरू कर दी, क्योंकि ब्रिटिशर्स की निगाह में चाहे ब्राह्मण है चाहे वो शूद्र जाति का है, सेम था। पर यहाँ पे रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब होता है सारे लोग एक समान, सब पे रूल लागू हो। पर यहाँ पे सब पे एक जैसा रूल थोड़ी लागू हो रहा है। ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर समझते हैं, ब्रिटिशर्स के ऊपर तो वो रूल लागू होता ही नहीं था जो इंडियंस के ऊपर होता था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम में रूल ऑफ लॉ कैसे हुआ, समझे मेरी बात, ठीक है। रूल ऑफ लॉ के लिए तो ये ज़रूरी है कि देश के सारे लोगों पे एक जैसा लॉ लगे, चाहे वो प्रेसिडेंट है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो आम पर्सन है। पर ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिशर्स के ऊपर तो अलग लॉ लगते थे, इंडियंस के ऊपर अलग लॉ लगते थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स की आर्बिट्रेरीनेस की एक और एग्जांपल है, वो है ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था, सेडिशन एक्ट ऑफ 1870। सेडिशन एक्ट, सेडिशन वर्ड का मतलब होता है राजद्रोह, जब देश के प्रति गद्दारी की जाती है, द्रोह किया जाता है। अब आप कहोगे मैडम ये तो राइट ठीक है, अगर कोई देश के प्रति गद्दारी करेगा तो उसके प्रति तो कानून बन ही सकता है। पर सेडिशन से मतलब था ब्रिटिशर्स का कि कोई भी पर्सन ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज़ करेगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा तो उसे राजद्रोह माना जाएगा और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा विदाउट ड्यू ट्रायल। ट्रायल क्या होता है, ट्रायल का मतलब होता है कोर्ट में केस चलाना, सुनवाई हो, एक वकील बोले, दूसरा वकील बोले, फिर देखा जाए कि अगर क्राइम किया है तो सज़ा मिले, नहीं तो ना मिले। तो उस बंदे के ऊपर सेडिशन एक्ट ये था कि उसके ऊपर केस भी नहीं चलाया जाएगा। जिस व्यक्ति को कह दिया कि इसने सेडिशन की है, राजद्रोह किया है, उसको अरेस्ट किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। तो इंडिया के जो नेशनलिस्टिक्स थे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्रिटिसाइज़ किया कि ये तो आर्बिट्रेरी यूज़ है, आप अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो। अंग्रेज़ों को ये बात कही और उन लोगों ने, इंडिया के नेशनलिस्टिक्स ने, इंडिया के राष्ट्रवादी लोगों ने इक्वलिटी के लिए, ज़्यादा समानताएं मिलने के लिए फाइटिंग स्टार्ट की, लड़ना शुरू किया। और इंडिया के जो राष्ट्रवादी लोग थे वांटेड टू चेंज द आइडिया, जस्ट वेट, ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स that were forced to obey to law as including idea of justice।
तो इंडिया के नेशनलिस्टिक्स ने ये मांग की कि रूल ऑफ लॉ जो है, सेट ऑफ जो रूल्स बनाए गए हैं वो फोर्स्ड ना किया जाए उन्हें मानने के लिए, बल्कि वो न्याय के आधार पे बनाए जाएं, इक्वालिटी के आधार पे बनाए जाएं। जब तक 19th सेंचुरी का एंड हुआ उस टाइम तक इंडिया के जो लीगल प्रोफेशंस, इंडियन लीगल प्रोफेशंस आल्सो बीइंग एमर्जिंग, तब तक इंडिया के बहुत सारे लोग लॉयर्स बन गए और वो लोगों ने कॉलोनियल कोर्ट्स में इस चीज़ की डिमांड भी रखनी शुरू कर दी कि हम लोगों को इक्वलिटी दो और आइडिया ऑफ जस्टिस लेके आओ, न्याय लेके आओ। ठीक है, दे बिगेन टू यूज़ लॉ, उन्होंने उन लॉज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और लीगल कानूनी तरीक़ों से इंडियंस को डिफेंड करना, इंडियंस की तरफ से बोलना उन्होंने शुरू किया। इस तरह से जो इंडिया के जजेस थे उन्होंने भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया मेकिंग डिसीजंस लेने में। तो इससे ये साबित होता है कि बहुत सारे ऐसे सेवरल वेज थे जिसमें इंडियंस ने इतना जोर लगा के हमारे कंट्री में रूल ऑफ लॉ लेके आए, ना कि ये कॉलोनियल पीरियड या ना कि ये अंग्रेज़ लेके आए। ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल ऑफ लॉ नहीं लाए, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ हमारे देश के नेशनलिस्टिक्स लोग लेके आए हैं। आगे है, विद द अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज अ फाउंडेशन ऑन विच आवर रिप्रेजेंटेटिव्स बिगेन मेकिंग लॉज फॉर द कंट्री। कहते जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया फिर इस डॉक्यूमेंट में ये फाउंडेशन नींव पड़ गई, फाउंडेशन थी ये, जिसमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स ने कंट्री के लिए लॉज लिखे थे। एवरी ईयर, हर साल हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बहुत सारे लॉज पास करते हैं, बहुत सारे लॉज को अमेंड भी करते हैं। ठीक है, 6th क्लास की बुक में हमने हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट पढ़ा था 2005 का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉज, जो अब हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात कर लो थोड़ी सी, कि जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में बना था उसमें जो इस लॉ में कहा गया कि जो सन और डॉटर हैं और उनकी मदर है उनको इक्वल शेयर मिलेगा फैमिली प्रॉपर्टी में। इसी तरह से बहुत से ऐसे लॉज बने हैं पोल्यूशन को कंट्रोल को लेके, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने को लेके। तो हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रोपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। अब ये बात कब सामने आती है कि न्यू लॉ बनाने की ज़रूरत है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं, हाउ डू वी नीड न्यू लॉज कम अबाउट। लेट्स डू बेटा, जस्ट वेट।